कहा जाता है कि जब मैंने 1989 में रेडियो सुनना चालू किया और अपने पिताजी के साथ बैठ के मैं बीबीसी रेडियो सुनता था, तो उस वक्त हम लोग दूरदर्शन भी देखते थे, क्योंकि तब दूरदर्शन ही था। तब रामायण आता था, रामायण के बाद महाभारत आया। उस टाइम चाणक्य, जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी चाणक्य का रोल करते थे, वो भी हम लोग देखते थे। तो उस टाइम में काल चक्र कार्यक्रम आता था और दूरदर्शन पे बहुत ही प्रभावी कार्यक्रम था और विनीत नारायण सर उसको पेश करते थे। तो कह सकता हूं कि आज जो टीवी का युग है, उस युग से बहुत पहले जब टीवी अस्तित्व में आया तो कुछ इक्का दुक्का लोग थे जब उस वक्त में टेलीविजन भी करते थे। और दो कारणों से और मैं विनीत नारायण जी के परिचय में बात कहूंगा कि जैन हवाला डायरी का नाम अगर कोई अखबार जरा सा भी पढ़ता हो या पढ़ता रहा हो या पत्रकारिता पे कोई छोटा मोटा पेपर बना रहा हो, लिख रहा हो, गूगल कर रहा हो, तो उसको विनीत नारायण जी का नाम पता चल जाता है कि जैन हवाला डायरी से पूरे देश में तूफान ला दिया था आपने। और तब की राजनीति को बदलना पड़ा और देश की व्यवस्था में एक और बहुत बड़ा मील का पत्थर इनके कारण आया, जब जैन हवाला डायरी को लेकर के इन्होंने सीबीआई और तमाम एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाए कि भाई सीबीआई ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम ही नहीं करती। तो आपके पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसको विनीत नारायण जजमेंट के नाम से जाना जाता है। और उस जजमेंट के कारण यह हुआ कि डायरेक्टर सीबीआई को भारत का सबसे प्रोटेक्टेड अफसर बनाया गया ताकि वो निर्भीक तरीके से अपना काम कर सके और राजनीतिक दबाव उन पर काम न करे। और हुआ ये कि डायरेक्टर सीबीआई के अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी बनाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री और लीडर अपोजिशन, इन तीन लोगों की समिति बनी और वो सर्च कमेटी जो रिपोर्ट देती है, यही तीन लोग मिलकर निर्णय करते हैं और उसके बाद डायरेक्टर सीबीआई का अपॉइंटमेंट होता है। ये सारा काम करने का श्रेय सिर्फ एक आदमी को जाता है, जो मिशन मैन श्री विनीत नारायण जी हैं। उनके लिए जोरदार तालियां तो बजनी चाहिए और हम लोगों के भीष्म पितामह हैं, गुरु हैं। दूसरी शख्सियत हमारे साथ बैठे हुए, जिनके बारे में मैंने और कई बार मंचों से बोला है कि अगर भारतीय राजनीति में दो तीन पढ़े लिखे लोगों की मैं सूची बनाता हूं तो उसमें केसी त्यागी साहब का नाम मैं पहले नंबर पर रखता हूं। किसी मुद्दे पे बात करनी हो, इतनी संजीदी बात, इतनी दिल को छूने वाली बात और इतनी गहराई से आंकड़ों के साथ, और उसका पूरा इतिहास भूगोल, आप किताब नहीं पलटते न पन्ना देखते हैं, आपको ऐसे सीधे सीधे पता होता है। ऐसे केसी त्यागी साहब का मैं स्वागत करना चाहूंगा। और जब आप दोनों लोग पहुंच गए तो मैंने ही इच्छा व्यक्त की कि आप लोगों से बातचीत, डिस्कशन मैं स्वयं ही कर लेता हूं। पहला सवाल मैं केसी त्यागी साहब से लूंगा कि सर, आप बहुत बार बोलते रहे, आपकी कई रीलें भी मैंने सुनी हैं। मैं बहुत स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ जनरल बात करूंगा जिससे बाकी लोग एजुकेट हों, बच्चे भी हैं, उन लोगों को भी कुछ पता चले। बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर एक आदमी किसी एक आदमी की बात से परिवर्तित होता है तो मुझे लगता है कि परिवर्तन वहां से शुरू हो जाता है। आपने राजनीति में करीब 4 दशक देखे हैं, 5 दशक यानी 50 साल। तो 50 साल की राजनीति में जो राजनीति में शुचिता थी और जो राजनीतिक लोगों में विनम्रता थी, तब की राजनीति में अब की राजनीति में कितना परिवर्तन आया है सर? धन्यवाद राज साहब और सभी बच्चे थोड़ा चुप हो जाएं। आप लोग बात ध्यान से सुने, आप लोगों के काम की बात है। जो आप लोग बात कर रहे हैं उससे आप जीवन में कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। सभागृह में उपस्थित ऐसे आदमी की बात सुने जो भारत की राजनीति में 50 साल बिता चुके हैं और भारत की राजनीति में मैं उनको सबसे ज्ञानी और सबसे पढ़ा लिखा आदमी मानता हूं। तो आप अगर अपने को पढ़ा लिखा मानते हो तो आप बात करें, अगर नहीं मानते हो तो किसी बड़े व्यक्ति से कुछ सीख लें थोड़ा सा। मैं उपेंद्र जी कम आयु में ही बिगड़ गया था। माइक सर थोड़ा पास रखिए, सबको आवाज है। और ये वो दौर था, गांधी जी ने
फ्रीडम मूवमेंट में कहा था कि हिंदुस्तान को आज़ाद होने के बाद अगर एक दिन के लिए भी मुझे तानाशाह बनाया जाए तो मैं सबसे पहला काम करूंगा कि हिंदी को देश की कामकाज की राजभाषा बनाऊं। ये कॉलोनियल लैंग्वेज थी, ये उपनिवेशवाद की भाषा थी, और जो संभ्रांत और एलीट क्लास के लोग थे उनके बच्चे इस भाषा को पढ़ के बड़े बड़े पदों पे जाते थे। तो 1967 में जब मैंने यूनिवर्सिटी में आया तो उस जमाने में सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ और कम्युनिस्ट और शासक दल कांग्रेस पार्टी यही मुख्य तौर पे सक्रिय थे। तो समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता थे डॉक्टर लोहिया और जनसंघ के एक बड़े नेता थे दीनदयाल उपाध्याय जी। इन्होंने उस समय नारा दिया था, अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा, और इस नारे के साथ मेरी पहली गिरफ्तारी आजाद भारत में हुई थी। उस समय मेरी उम्र 19 या 20 साल की रही होगी। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग छोटी मोटी राजनीतिक भूमिका निभाते रहे, लेकिन जो अभी राय साहब कह रहे थे 40 नहीं 9 अगस्त 1974 को मैंने पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, और वो पार्टी थी भारतीय लोकदल लैड भाई चौधरी चरण सिंह। और उसके बाद ही गैर कांग्रेसवाद की राजनीति और विकल्प की राजनीति की तलाश शुरू हो गई। उसी दरमियान गुजरात के लड़कों का और बिहार के नौजवानों का एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसको आप सब लोग जेपी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। एक साल वो देश भर में आंदोलन चला। मेरे नेता थे राजनारायण जी, जो रायबरेली में मिसेस गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और पिटीशन भी किए थे, और 12 जून 1975 को फैसला आया कि इंदिरा जी ने चुनाव में जो साधन इस्तेमाल किए हैं वो गलत है, उनको लोकसभा से डिबार कर दिया गया। और 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में एक सभा हुई जिसमें लाखों की तादाद में लोग थे। और उपेंद्र जी, तब की और अब की सभाओं में फर्क ये है, अब एयर कंडीशन गाड़ी मिलती है, भोजन मिलता है, और शाम को ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों का मुझे पता नहीं, पीने के लिए भी मिलता है। अब लोग ऐसे लाए जाते हैं। तब घोषणा हो गई कि भाई आज शाम को 5 बजे जयप्रकाश नारायण की सभा होगी, और 1 लाख आदमी बगैर किसी साधन के वहां पहुंच गए। मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से मंच पर अपने नेता के साथ मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें जयप्रकाश नारायण की आखिरी सभा थी 25 जून 1975, यही बाजू में रामलीला मैदान में। जनसंघ के एक बड़े नेता हुआ करते थे मदन लाल खुराना, जिनके बेटे अभी मैं देख रहा था चुनाव जीते हैं, वो उस मीटिंग को कन्वीन कर रहे थे। और जो अंतिम संदेश था जयप्रकाश जी का, उनका एक कहना था, चूंकि ये सरकार इलीगल है, इसको अब मान्यता जनता की नहीं है, लिहाजा इसकी गलत बात मानने के लिए भी आप बाध्य नहीं। और उसी रात को आपातकाल लग गया। 1.5-2 लाख के करीब लोग जेल चले गए, जिसमें मुरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मधुलिमय, राजनारायण, ज्योतिर्मय बसु ... और हम भी जेल चले गए। जेल से छुट करके आए तो हमें लगता नहीं था कि चुनाव में कोई बड़ा परिवर्तन होगा। हमारे एक नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने कहा कि चुनाव का बहिष्कार करो। लेकिन जनता जो है वो महान होती है, ना कोई नेता महान होता है, ना कोई व्यक्ति महान होता है। देश की जनता ने बगैर साधनों के उस समय की सबसे बड़ी ताकतवर नेता, मैं उनका निजी तौर पे इसलिए भी प्रशंसक हूं, जब विदेश नीति की बात आती है और भारतीय हितों के सुरक्षात्मक चीजों की बात आती है तो लोग इंदिरा गांधी को भी जरूर याद करते हैं, जिन्होंने 1971 के युद्ध में भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बदल दिया था। और मैं उस समय होशो हवास में था अपनी उम्र के। अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज करके डराने का प्रयास किया था। तो इसी पीछे जो मैदान है, जिसे बूट क्लब आप कहते हो, उसमें इंदिरा जी और ब्रेजनेव
दोनों की सभा हुई थी जिसमें इंडो सोवियत ट्रीटी उसने कराई। खबरदार अमेरिका अगर हमला किया तो रूस हमारे साथ है। उस इंदिरा गांधी को भी मैं मानता हूं कि भारत की सुरक्षा के हिसाब से वो महानतम नेताओं में से एक थी, लेकिन जनता ने उनको भी पराजित कर दिया था। ये जनता की ताकत होती है। और सारे साधन जितने जिस तरह के भी कह सकते हो वो शासक दल के पास थे। इसलिए जब जनता अपने पर आती है तो बड़े से बड़े साम्राज्य भी बदल जाते हैं। एक बड़ी सीख तो उपेंद्र जी, सबसे बड़ी सीख तो इस जमाने की यही है। दूसरा सवाल कि आप सदन में भी रहे, आपके सारे भाषणों को कम से कम मीडिया के लोगों ने बहुत सराहा, बहुत इन डेप्थ आपके स्पीचेज रहे। अभी जो मनमोहन सिंह सरकार 10 साल चली, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। सरकार का एक मामले में क्रिटिसिज्म होता है कि आर्थिक मोर्चे पे सरकार उतना अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब से नारा दिया कि हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी होंगे, $4 ट्रिलियन की इकॉनमी को ऑलरेडी जो डेटा बता रहे हैं क्रॉस कर चुके हैं। क्या लगता है कि चाइना जैसा देश 1987 में हम दोनों $1 ट्रिलियन की इकॉनमी थे, 1987 में, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। आज चाइना $20 ट्रिलियन की इकॉनमी है और हम $4 ट्रिलियन प्लस की इकॉनमी है। ये फासला इतना बड़ा कैसे हो गया? एक तो उपेंद्र जी पहले सवाल का थोड़ा सा जवाब रह गया। तब की और राजनीति में और अब की राजनीति में बहुत फर्क है। मुझे कम उम्र में ही दोनों सदनों में जाने का मौका मिला। तब ना ऐसा असहिष्णु वातावरण था, तब ना ऐसे व्यवधान थे, ना गाली गलौज था, ना असहिष्णुता थी, ना बदले की भावना थी। और उस समय के नेता अब के विपक्ष के नेताओं से ज्यादा एग्रेसिव थे। मुझको जॉर्ज फर्नांडिस, ज्योतिर्मय बसु, लाल कृष्ण आडवाणी, मधुलिमय, ऐसे ऐसे लोग थे कि सरकारें और मंत्री भी सोचते थे कि पता नहीं आज क्या होगा। लेकिन जब सेंट्रल हॉल में हम बैठते थे तो हमें पता ही नहीं था कि आजू बाजू में कोई दूसरी पार्टी का नेता बैठा हुआ है। अब तो दूसरी पार्टी का नेता एक पार्टी के समूह के नेताओं के बीच में जाते हुए और बैठते हुए डरता। तब ऐसा नहीं था। तब हम राजनीतिक तौर पर एक दूसरे से असहमति रखते थे, ईर्ष्या नहीं रखते थे, विद्वेष नहीं रखते थे, बदले की भावना नहीं रखते थे। और मैं आलोक शर्मा जी से माफी चाहूंगा कि ये 1971 के इंदिरा जी के दोबारा सत्ता में आने के बाद ये उग्रता की राजनीति शुरू हुई जो निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल है, निजी तौर पर इतना सज्जन प्रधानमंत्री और कोई दुर्जन नहीं थे। मेरी बात को आप गलत ना समझें, लेकिन मनमोहन सिंह जैसा उदार व्यक्तित्व का जो मालिक है और कोई नहीं हुआ। और अभी मैं एक चैनल पे से आ रहा हूं तो 50 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा सहज, मृदुभाषी और मिलजुल करके काम करने वाला, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला भी प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। जब मुझको आप एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में मुझसे पूछते हैं तो मैं ये आपके सामने एडमिट करना चाहता हूं। जहां तक आर्थिक विकास की बात है, मुझको अटल जी के समय एक संस्था का चेयरमैन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहां पर समूचे देश का गेहूं, चावल, चीनी, बाजरा रखा जाता है। 1947 15 अगस्त को जिस दिन अंग्रेज गया है, हमारे सारे जो आर्थिक स्रोत हैं वो समाप्त हो चुके थे। अगले दिन से ही बंदरगाह पर हमारी निगाह थी कि क्या कल चावल आएगा कि नहीं आएगा, गेहूं आएगा कि नहीं आएगा, शक्कर आएगी कि नहीं आएगी। जबकि तब भी भारत कृषि प्रधान देश था, लेकिन बंदरगाह पर निगाह लगी रहती थी कि जहाज आएगा तो खाने को मिलेगा। अगर 2 दिन भी लेट हो गए समुद्री जहाज के आने में, जरा नई पीढ़ी के लोग नोट करें, पुराने तो जानते हैं, तो देश में भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती थी। मुझे प्रसन्नता है, मुझे गर्व है, मैं घमंड है, मैं चाहता हूं कि तालियों की आवाज के साथ आप कहें आज भारत हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक।
आज भारत दुनिया का नंबर 2 का चावल का निर्यात करने वाला मुल्क है। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला मुल्क है। तो जो आर्थिक समृद्धि है वो निरंतर बढ़ती है। मैं चूंकि समाजवादी आंदोलन में रहा हूं और हमारी आदत खराब है साफ बात कहने की। ये जो आर्थिक नीतियां चली पिछले 30-35 सालों में, इसमें आप गरीब उसका जवाब दे रहे हैं जो मैंने 87 से तुलना किया हाँ भारत और चाइना की, कि 87 में भारत $1 ट्रिलियन की इकॉनमी था, चाइना भी $1 ट्रिलियन की ही इकॉनमी थी, और चाइना से हम कई अर्थों में आगे थे। हमसे क्या बुनियादी भूलें हुई कि चाइना आज $20 ट्रिलियन की इकॉनमी है, हम 4-5 के बीच हैं, अभी 5 पूरा कर लेंगे। देखिए 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए हैं उस पर मनमोहन सिंह जी भी, उस पर नरसिंह राव जी भी, उस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी और नरेंद्र मोदी जी भी, चारों एक राय के। और सवालों पे मतभेद हैं उनके, लेकिन जो नई आर्थिक नीतियां हैं बढ़ चढ़ के लागू होनी चाहिए। चाइना में मुझे 4-5 बार जाने का मौका मिला है। आज आपके देश में बाजार सारी चीजों को नियंत्रित करता है, वहां पर सरकार नियंत्रित करती है। दोनों में एक बुनियादी फर्क ये है। और हेल्थ और एजुकेशन वहां सरकार के हाथ में है। माफ करना अगर आप में से कोई संचालित करता हो, यहां पैसे वालों के हाथ में। आपने कोरोना की दुर्गति देखी, चीन के बारे में आपका दुष्प्रचार है कि ये कीटाणु वहीं से आ गए, तो इतनी जल्दी वहां कैसे कंट्रोल हो गया? आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहां है, मैं 30 साल पहले चाइना में देख करके आया हूं। मेरे समय में जब मैं एमपी था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने थे, 2-3 को छोड़ के किसी में काम नहीं हो रहा। और जो चाइना के इकोनॉमिक जोन 50 साल पहले बने थे, वो अमेरिका के इकोनॉमिक जोन से ज्यादा समृद्ध। तो जो राज्य का नियंत्रण है कुछ चीजों पर आवश्यक है, जिसमें नंबर 1 शिक्षा है, नंबर 2 स्वास्थ्य है। अब तो एक तो गरीब आदमी को बीमार नहीं होना चाहिए, उसको जुकाम भी नहीं होना चाहिए। अगर जुकाम का इलाज कराने भी अस्पताल में चला गया प्राइवेट में, तो सारे उसको डायग्नोज करेंगे और 10,000 का बिल 2 घंटे में आ जाएगा, जो कोई गरीब आदमी नहीं दे सकता। उपेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए दुनिया में जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में मौत होती है। मां भी कमजोर है, बच्चा भी बीमारी में पैदा हुआ। यहां पर कुपोषण के चलते बच्चों के वजन कम हो रहे हैं। मेरे पास आंकड़े रहते हैं, पार्लियामेंट में ने बोला। इसलिए जो प्रगति की रफ्तार है अच्छी, 6 पॉइंट समथिंग जो है आज रफ्तार है, ये बढ़ेगी। सरकार पूरे प्रयास कर रही है, उसकी नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन प्रबंधन को निजी हाथों में से निकाल करके कुछ स्थानों पर सरकार के हाथ में भी होना पड़ेगा, अगर बहुत अच्छे नतीजे इसके आने हैं। धन्यवाद। दूसरा सवाल मैं विनीत नारायण सर से लूंगा। विनीत नारायण सर का एक परिचय ये भी है कि बहुत साल पहले उन्होंने दिल्ली शहर छोड़ के वृंदावन में रहना शुरू कर दिया और ब्रज फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ स्थापित किया, और जो धरोहरें हैं हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, उनको प्रिजर्व करने का काम किया। तो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, बड़ा गहरा आया इनके व्यक्तित्व में। और जब पत्रकारिता किया इन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि इतिहास ही रच दिया। मैं आपसे एक सवाल लेता हूं कि ब्रज को लेकर के आप बहुत मुखर तरीके से प्रधानमंत्री जी से भी लड़ते रहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से भी लड़ते रहते हैं, आप इतना क्यों लड़ते रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। अर्जुन, मैंने 4 वर्णों की सृष्टि की है और गुण और कर्म के आधार पर बांटा है। तो गुण और कर्म से मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय का अर्थ है, अगर इसको डिवाइड करेंगे, जो समाज में क्षति करे, उससे जो युद्ध लड़े वो क्षत्रिय। तो चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में विरोध करना पड़ा हो, और चाहे हेरिटेज कंजर्वेशन और तीर्थों के विकास में, जहां गड़बड़ी देखेंगे वहां बोलना हमारे व्यक्तित्व का एक अंग है। इसलिए तो आपका सीधा जवाब पहले। पर इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, आपने जो प्रश्न त्यागी जी से किया था, उस पर मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बहुत छोटा साझा करना कि तब की राजनीति में और अब की राजनीति में क्या अंतर है। आप सब बहुत यंग पीढ़ी के हैं, तो बहुत सब नहीं जानते होंगे, और विनम्रता से कह रहा हूं, उपेंद्र जी ने परिचय कराई दिया। पिछले 100 साल की पत्रकारिता के इतिहास में, भारत में नहीं,
अपना इटली, जापान, अमेरिका सबके थे। ये श्रेय बनाने का भगवान ने मुझे निमित्त बनाया कि 115 मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, विपक्ष के नेताओं को भ्रष्टाचार में चार्जशीट करवाया 1996 में। पिछले 100 साल में कोई एक पत्रकार नहीं है जिसने 115 लोगों को एक बार में चार्जशीट कराया। दूसरा काम किया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घोटाले उजागर किए, वो आज तक किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किए। 3 चीफ जस्टिस के अंडरग्राउंड रहना पड़ा, देश छोड़ के भागना पड़ा, इंटरनेशनल टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट इंटरव्यू। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि जो मेरी किताब है भ्रष्टाचार वाला कारोबार, आतंकवाद पर, उसमें मैंने 4 प्रधानमंत्रियों के खिलाफ सख्त टिप्पणियां की हैं। चंद्रशेखर जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरसिम्हा राव जी। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि चारों व्यक्तियों ने वो किताब पढ़ी और पढ़कर जब खत्म की तो मुझे फोन करके चाय पे बुलाया, मेरा सम्मान किया और मुझे गेट तक छोड़ने भी आए। वो कहते हैं कि भाई आपके संघर्ष को हम सलाम करते हैं। तो ये वो समय की राजनीति थी कि जिसके खिलाफ आप लिखते थे वो आपको सम्मानित करता था। आज सवाल पूछते हैं तो FIR दर्ज हो जाती है, ये अंतर आया है। अब आते हैं आपके सवाल पे। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, वीना जैन दूरदर्शन की डायरेक्टर जनरल न्यूज थी। वीना मेरी मित्र है, फोन आया कि PMO से इंस्ट्रक्शन आई है विनीत नारायण को बुलाकर योगी जी को डिफेंड कराओ, क्योंकि विनीत जी धर्म का काम करते हैं और सब मीडिया में अटैक कर रहे हैं कि एक योगी कैसे प्रदेश चलाएगा। तो वो YouTube पर आप देख लीजिएगा, लगातार मैंने योगी को डिफेंड किया कि भैया जिनका परिवार नहीं है, जो डिटैच्ड आदमी है, सन्यासी है। मुझे दुख इस बात का है कि क्या अयोध्या हो, काशी हो, अपना मथुरा वृंदावन हो, जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा है उसका एक अलग अलग उसकी एक आइडेंटिटी है। बनारस औघड़नाथ का शहर है, बनाया कॉरिडोर, बहुत अच्छी बात है, लोग तारीफ भी करते हैं कि साहब बहुत बढ़िया बना दिया। पर मैं कहता हूं कि वो शिव जी के स्वरूप और उनकी प्रकृति के बिल्कुल विपरीत चीज। एक मॉल डिजाइन का आपने काशी कॉरिडोर बना दिया, उससे पर्यटकों को और विदेश से आने वालों को अच्छा लगता है, लेकिन जो काशी की अस्मिता थी, जो काशी के घाटों की एक आइडेंटिटी, वो खत्म हो गई। लेकिन अयोध्या आपने बनाया, बहुत बढ़िया किया, क्योंकि राजा राम का दरबार है, वो उसमें सब वैभव होना चाहिए और अभी काम चल रहा है। पर अब मथुरा वृंदावन पे आ जाइए, हमारे जो ठाकुर कृष्ण हैं वो महलों में नहीं रहते, काली कमली पहनते हैं, गाय चराते हैं, बंसी बजाते हैं, मोर पंख लगाते हैं। अब अगर हम बिहारी जी का कॉरिडोर बनाएंगे या मथुरा में मॉल बनाएंगे या मथुरा को मॉडर्न बना देंगे, वृंदावन को, तो हम ब्रज की संस्कृति का नाश कर देंगे। जो ब्रज के रसिक संत हुए हैं, बिहारी जी को प्रकट करने वाले स्वामी हरिदास जी, हरिराम व्यास जी, हितहरिवंश जी, सबका कहना यह है कि ब्रज जो है न पुरो न जनपदा न ग्रामा गृहावयम नित्यम वनोक सतात वन शैल निवासना। भगवान कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं न शहर न गांव ये हमारे घर नहीं है, हमारे घर तो ब्रज के कुंड, वन और पर्वत है। इनका जीर्णोद्धार होगा तो ब्रज ब्रज बनेगा, और अगर ब्रज को करोल बाग और कनॉट प्लेस बनाना है तो योगी जी को मुबारक हो। धन्यवाद। रही बात है, आपने अभी जुडिशरी के भ्रष्टाचार पे आपने बोला, थोड़ा सा उस टाइम क्या हुआ था जब आप चीफ जस्टिस से लड़ गए थे और आप अंडरग्राउंड रहे बहुत लंबे समय तक, और कैसे वो सारा मसला फिर आपके हक में आ गया और आप अपनी बात कहने में सफल हुए? देखिए, हवाला कांड में लगभग सभी बड़े राष्ट्रीय दल के नेता आरोपित हुए थे और सबने बहुत कोशिश की मुझे जान से मरवाने की और करोड़ों रुपए की रिश्वत देने की। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मुझे 40 साल की उम्र में केंद्रीय गृह मंत्री का पद ऑफर किया और खुशामद की कि तुम कल शपथ ले लो और मैं तुम्हें राज्यसभा में ले आता हूं। और मैंने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि प्रधानमंत्री मुझे खरीदना चाहते हैं। तो जब वो इस संवाद में फेल हो गए, मुझे नहीं मैनेज कर सके, भगवत कृपा से, मैं कोई गर्व से नहीं, तो उन्होंने भारत के चीफ जस्टिस JS वर्मा को खरीद लिया। किसको? जस्टिस JS वर्मा को। JS वर्मा, ओके। जिनको आप लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और खरीदा भी कैसे कि एक जॉली बंसल नाम का क्रिमिनल, कार्डियोलॉजिस्ट था वैसे वो, उसके पास कई पासपोर्ट थे, इंडियन, स्विस, अमेरिकन, तिहाड़ जेल में मर्डर केस में बंद था। उसको जैन बंधु छुड़ा के ले आए क्योंकि उसने कहा कि मेरे जस्टिस वर्मा से निजी संबंध, और वो जस्टिस वर्मा को और जस्टिस
सेन को गाड़ी में बिठाकर जैन बंधुओं के फार्म हाउस पर चाय पार्टी के लिए ले गया। मेरे सहयोगी रजनीश बैठे। हम लोग के पास साधन नहीं थे। उपेंद्र हमारे छोटे भाई हैं, बड़ा चैनल है। हमारे पास तो टीवी कैमरे भी नहीं थे और कहने को हम टीवी जर्नलिज्म के पायनियर हैं। मैंने प्रणव राय को फोन किया कि मुझे कैमरा यूनिट चाहिए। रितु सरीन को कहा तुम्हारा रिपोर्टर चाहिए। सबको लगाया रूट पे और एविडेंस इकट्ठा कर लिया कि भारत के चीफ जस्टिस हवाला के एक्यूज के घर चाय पीने जा रहे हैं। और यह बात लेकर मैं तत्कालीन गृह मंत्री इंद्रजीत के पास गया और मैंने कहा मुझे आपसे मदद चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा मुझे चीफ जस्टिस की आईबी से सर्विलेंस चाहिए। वो नाटे कद के थे, शरीफ आदमी थे, मैं लंबा। त्यागी जी, व्हाट आर यू टॉकिंग मिस्टर नारायण? सर्विलेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नो 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 नो, दिस विल बी द बिगेस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आवर गवर्नमेंट विल फॉल। तो मैंने कहा छोड़िए, आपके बस का नहीं है तो मैं करूं। हमने सर्विलेंस की एविडेंस इकट्ठा किया और मैंने 18 पैराग्राफ का पत्र जुलाई, कौन सा सर? हाँ 97 जुलाई 97 को मैंने 18 पैराग्राफ का लेटर जस्टिस वर्मा को लिखा और मैंने कहा मैं सिर्फ 41 साल का आदमी हूं और पूरी देश की व्यवस्था से भिड़ गया हूं। अभी मेरी उम्र काफी बाकी है। आप रिटायर होने वाले हो और आप इतने कमजोर निकले कि आप इनके आगे बिक गए। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। और उसमें मैंने सारे लीगल पॉइंट्स लिखे और होशियारी क्या करी कि जितने जज सुप्रीम कोर्ट थे सबके घर वो चिट्ठी भेजती। कहीं ऐसा ना हो कि जस्टिस वर्मा उस चिट्ठी को दबा जाए। बवाल मच गया सुप्रीम कोर्ट में। अगले दिन चीफ जस्टिस ऐसे घबराए कि भरी अदालत में उन्होंने कहा वी आर वेरी डिस्टर्ब्ड, वी वांट टू शेयर समथिंग विद द नेशन, माय ब्रदर इज नर्वस, he wants to resign. I told him not to resign. We will not succumb to any pressure. There is a gentleman who is persistently pressurizing us to hush up हवाला। लेकिन नाम नहीं बताया कि कौन जेंटलमैन है जो उनको हवाला खत्म करने का दबाव डाल रहा है, कि वो नाम बता ही नहीं सकते थे। उसके बाद देश में बवाल मच गया, पार्लियामेंट में बवाल मचा, सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल ने हल्ला मचाया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, मीडिया में हल्ला मचा कि चीफ जस्टिस उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं जो उन पर दबाव डाल रहा है हवाला खत्म कर। क्योंकि बता नहीं सकते थे, क्योंकि उनका खुद का आचरण अनैतिक था। और तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका नाम उद्घाटित किया और मैंने कहा यह व्यक्ति है जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक्यूज के घर ले जाकर डील करवाई। और तब वो मामला उन लोगों ने रफा दफा करके घुमा दिया कि सीबीआई को ऑटोनॉमी दे दो, सीवीसी बना दो। और मैं बहुत हतोत्साहित हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर जो नए चीफ जस्टिस आए आनंद, उनके एक के बाद एक 6 जमीन घोटाले मैंने उजागर किए। बच्चे कृपया शांति बनाए रखें प्लीज, बहुत गंभीर बात हो रही है। नए चीफ बाद में आप लोगों को सब पढ़ के याद करना पड़ेगा जो यहाँ बताया जा रहा है। नए चीफ जस्टिस आनंद के 6 जमीन घोटाले मैंने उजागर किए। उसमें वो घबरा गए। उन्होंने अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर से कहा इसको कंट्रोल करो, विनीत नारायण को। कंट्रोल होने का सवाल ही नहीं था। तो मेरे ऊपर श्रीनगर में कंटेम्प्ट चला दिया, जो कि मैं हिजबुल मुजाहिदीन की फंडिंग एक्सपोज कर चुका था। मेरे पर कई बार अटैक हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कश्मीर जाएगा, टेररिस्ट को मार देंगे। तब मैं देश छोड़ के भाग गया और फिर CNN और BBC और अमेरिकन चैनल्स, ग्लोबल चैनल्स पर मेरे लाइव इंटरव्यू टेलीकास्ट हुए। और जब जस्टिस आनंद रिटायर हो गए तो मैं वापस आखिर बात कह के खत्म करता हूं। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि दिग्विजय सिंह की रिश्तेदारी थी जस्टिस आनंद की पत्नी से और अरुण जेटली का संबंध जम्मू से था। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों नेताओं ने मिलकर सोनिया जी को और अटल जी को प्रभावित किया और ऐसे चीफ जस्टिस जिनके 6 जमीन घोटाले मैंने उजागर किए थे, उनको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना दिया। तो ये है विनीत नारायण साहब, कितने साहसी रहे होंगे, कितने दुस्साहस का काम आपने किया, आप लोग सुन ही रहे हैं। एक सवाल केसी त्यागी साहब से लूंगा। आप बहुत अच्छे ओरेटर हैं, टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। एक सवाल सर, ये हमेशा बहस चलती है कि भारतीय राजनीति में अब वो दौर आ गया है कि बहुत पढ़े लिखे लोग आए। पढ़े लिखे लोग एक वक्त था जब थे, बीच के दौर में बहुत लंपट किस्म के लोग भी आए। मैं माफी चाहता हूं अपने शब्द के लिए। ऐसे लोग आए जिनको मतलब न हिंदी ठीक से पढ़ने आती, न अंग्रेजी ठीक से पढ़ने आती, न उनको विषय का ज्ञान, न वस्तु का ज्ञान, न दिशा का ज्ञान, न साधन का ज्ञान, न मंजिल का ज्ञान, न साध्य का ज्ञान।
ऐसे लोगों को चुनने वाले या उनको टिकट दे के चुनाव लड़ाने वाले लोगों की क्या मानसिक स्थिति थी, क्या उनका अप्रोच था। जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा कि बॉलीवुड में ऐसे भी गाने आए कि सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे, जावेद अख्तर ने इस पर बहुत प्रहार किया, बहुत जगहों पे बोला कि भाई मीनिंगफुल और सेंसिबल गाने आने बड़े जरूरी हो गए हैं, क्योंकि 95 से लेकर 2002 के बीच बहुत बकवास गाने लिखे गए। ठीक उसी तरीके से राजनीति में भी कुछ कुछ ऐसा कालखंड आया कि एक से एक ऐसे लोग जिनकी योग्यता थी ही नहीं कि वो किसी भी सदन में बैठ सकें, वो विधानसभा हो या वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, लेकिन सारे सदनों में ऐसे लोग बैठे और उन्होंने दुरुपयोग किया दिए गए अधिकारों का और डिस्क्रिशन का। ऐसा क्यों हुआ और टिकट चुनते वक्त ऐसे लोगों को, उन लोगों ने क्यों नहीं रोका? ऐसे तमाम लोगों को, अपराधियों को, इनको उनको मौका दिया गया, खुल के दिया गया। उपेंद्र जी, आपने बहुत ही सामयिक सवाल किया है। आज़ादी के बाद, आज़ादी के आंदोलन में जो लोग लगे हुए थे वो घर बार छोड़ करके देश के लिए समर्पित लोग थे। इसलिए 52, 57, 62 वही पार्टियां और उन्हीं के नेता ज्यादातर जीतते रहे। लेकिन जो श्रेष्ठ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे या किसी भी पार्टी के थे, अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में जीत गए थे, पार्टी जीरो थी। उसी जमाने में कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया से लेकर के और राम सेवक जी, ज्योतिर्मय बसु, जॉर्ज फर्नांडीज, मधुलिमय, कितने नाम ऐसे हैं जिनकी पार्टियां नहीं बड़ी थी, लेकिन ये जनता के सवालों को पढ़ लिख करके। मधुलिमय के बारे में तो उपेंद्र जी ये है कि जिस दिन पार्लियामेंट में खड़े होते थे तो मंत्री बगल झांकते थे कि पता नहीं आज किसके खिलाफ बोलेंगे। और आपको ताज्जुब होगा, इंदिरा जी के जो हस्बैंड थे उन्होंने, फिरोज गांधी जी, उन्होंने अपने ही ससुर की सरकार में रहते हुए एक ऐसा, जैसे इन्होंने उजागर किए हैं, ऐसा एक मामला उजागर किया था शिपिंग कॉरपोरेशन का, और उस पर जो है मंत्री का इस्तीफा हो गया था। तो वो बहुत आदर्श दिन थे। हुआ क्या कि जो लोकतंत्र भीड़ तंत्र में जुड़ा, विलीन हो गया, उसके बाद ये राजनीति शुरू हुई 71 के बाद, फिर आलोक शर्मा जी से, क्षमा याचना से। और उसमें जो, जिसे आप लुम्पन शब्द कह रहे हो, गलत शब्द नहीं है, लंपट नहीं, लुम्पन भी होता है, दोनों ही होते हैं। उस भीड़ में बहुत सारे लोग आ गए। ऐसे ही जबकि जो 77 का आंदोलन था उसमें श्रेष्ठ लोग आए जो लड़े थे, जो जेल गए थे। आपको ताज्जुब होगा, हमारे जैसे लोग जो आपके सामने बैठे हैं 2-2, 3-3 साल तो जेल हम जा चुके, तो वही लोग एमएलए एमपी बनते थे ना। अब पैसा जिसके पास है उसको टिकट मिल जाएगा, बाहुबल जिसके पास है, जात जिसके पास है, वो जीत जाएगा। जब जीत के टिकट पाने के क्राइटेरिया ये हो गए हों तो इसमें अच्छे लोग कैसे आएंगे? वो तो हमारी आपकी दोनों की कल्पना से बाहर है। और ये 75 साल का हमारा चल रहा है दौर। लोकतंत्र की उम्र तो घटी है, लेकिन मर्यादाओं की उम्र कम हो गई। क्या बात है, लोकतंत्र की उम्र तो रखी है, मर्यादाओं की उम्र कम हो गई। एक सवाल विनीत सर से और केसी त्यागी साहब से, दोनों से है कि जाति शब्द का जो आपने वो इस्तेमाल किया, ठीक है, हमारे देश में वर्ण व्यवस्था बनी, उसका एक वैज्ञानिक कारण था उस कालखंड के हिसाब से। लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूं बहुत सूक्ष्मता से कि जो सारी राजनीति जाति पाति क्षेत्र इस पे इतना ज्यादा सेंट्रलाइज हो गई है। बीच में थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन जैसा होता हुआ लगा, लेकिन अब जाति ही प्रथम है चुनाव के लिए। और अगर हम 22वीं सदी के भारत के रूप में अपने को दुनिया के सामने विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई जाति विशेष के आधार पर ही नेतृत्व करने वाला चुना जाए तो वो दूसरी जातियों को कितना संतुलित करके चल पाएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि वो संतुलन साध ही नहीं सकता अगर जाति विशेष के आधार पर उसका चुनाव हो रहा है। तो
नहीं, ये तो बहुत ही आपने ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल कर दिया। इस पे तो कई सरकारें चली गई, आई चली गई, और भविष्य में भी अदला बदली होगी। मुझको याद है, मैं उस लोकसभा में था, नवी लोकसभा में, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, और जो दाएं बाजू पे हमारे मित्र बैठे हुए हैं, इन्होंने काल चक्र के जरिए उस नौजवान गोस्वामी के ऐसे चित्र दिखाए कि हमारे विरुद्ध वातावरण पैदा हो गया। तो ये आज के नहीं है ये उपेंद्र जी। खैर, जात हमारे देश की, हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है, और मैं डॉक्टर लोहिया को मानता हूं, इसलिए आपसे कहता हूं कि कुछ वर्ग समाज के ऐसे हैं, उदारता के साथ स्वीकार करो, अगर असहिष्णुता समाज की कम करनी है, जिनको सदियों से मौके राजकाज में जाने के नहीं मिले। फिर आप कहते हो कि योग्यता के आधार पर सिलेक्शन होनी चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन योग्यता आएगी अनुभव से, और जिसको एक दिन का भी अनुभव राजकाज का नहीं है, उससे भी आप ये अपेक्षा करो, तो ये तर्कसंगत बात नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, कुछ लोगों को जिनको कभी भी राजकाज में जाने का मौका नहीं मिला, उनको थोड़ी सी भी हिस्सेदारी दो, ताकि उनको राजकाज का अनुभव मिले। आप एक टांग के आदमी को दो टांग के आदमी से मुकाबला करा करके कहते हो कि एक टांग का आदमी आगे निकले, तो ये संभव नहीं है। इसलिए जो हमारे पुरखों ने, चाहे वो अंबेडकर हों, चाहे गांधी हों, चाहे पटेल हों, चाहे नेहरू हों, या आजकल भी हों जो नेता हैं, जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, उसमें जातीय विद्वेष को तो खत्म कर दीजिए, वो तो नहीं होना चाहिए, उसके मैं खिलाफ। लेकिन जो राजकाज में हिस्सेदारी का है, भागीदारी का है, वो अवसर सबको समान मिलना चाहिए। वरना मैं चंद्रशेखर जी की, मेरे नेता भी रहे प्राइम मिनिस्टर की, उनकी एक बात से अपनी बात को विराम दूंगा, समय भी हो गया। चंद्रशेखर जी कहते थे, और आपके पूर्वांचल के सबसे शानदार नेता थे, कि मुझे किसी के महलों की रोशनी बुरी नहीं लगती है। महलों में रोशनी रहे, लेकिन बाजू में जो झुग्गी है, उसमें जो चिराग जलता रहे, उसको भी बुझने मत दो। जिस दिन पड़ोस के बाजू में झुग्गी में जो चलता हुआ चिराग है बंद हो जाएगा, बड़े बड़े महलों की रोशनी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि गरीब का भी थोड़ा थोड़ा सा, जो आर्थिक सामाजिक तौर पर जो बैकवर्ड्स हैं, गरीब हैं, जिनको सदियों से मौका ही नहीं मिला, मैं किसी जाति विद्वेष के लिए नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जिनको मिला ही नहीं। अभी मैं थोड़ा सा आधा मिनट और ले लूं, मेरा एक प्रिय विषय में लिखता भी रहता हूं। अभी परसों राज्यसभा में मंत्री जो अठावले हैं, उन्होंने बयान दिया, शायद आने भी वाले हैं, पूछेगा उनसे। इस साल भी, जिस साल हमारा बैठे हैं, 224 आदमी मैनुअल पखाना साफ करते हुए जहरी जो सेप्टिक टैंक में गंदगी है उसको साफ करते हुए मरेंगे, और वो एक ही जात के लोग हैं, और वो 3000 साल से ये काम कर रहे हैं। तो एक दिन ये समाज में विद्रोह ना हो, घृणा ना हो, विद्वेष ना हो, इसलिए समाज को ऐसा बना के रखो कि समाज के जितने भी वर्ग हैं कोहेसिव होकर के, सामंजस्य स्थापित करके साथ रह सके। यही जवाब मैं विनीत नारायण साहब से चाहूंगा कि अगर जाति का जंजीर भारत के पैरों में फंसा रहेगा, तो अमेरिका जैसी उड़ान हम कैसे करेंगे? क्योंकि हम अमेरिका जाते हैं तो हमारी कोई जात नहीं पूछता है, ये पूछता है अमेरिका में आप क्या कर सकते हैं, बस यही उनका एक सवाल होता है। और यूरोप में, अमेरिका में कोई जात का सिस्टम है ही नहीं। हम लोग दोबारा से रिवर्स गियर में आ गए हैं, जात इतना ज्यादा हावी हो गई है कि मुझे लगता है कि इससे विकास में थोड़ा बाधा आ रही है। लोकतंत्र में मतों की संख्या पर निर्भर होता है राजनेता का भविष्य, और अपनी जाति के वोटों को समेटकर, उनको लुभावने वायदे देकर, सपने दिखाकर ही वो सफल हो पाता है। तो इसलिए जब तक लोकतंत्र इस तरह की स्थिति में रहेगा, राजनेता का इंटरेस्ट है कि वो जातिवाद को बढ़ावा दें। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि कैसे इससे निजात पाई जाए, ये बहुत व्यापक विषय है, इसमें बहुत डिबेट है, सोशियोलॉजिकल स्टडीज है, पार्लियामेंट्री डिबेट्स है। पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, जो बात मैं रामविलास पासवान से कहा करता था कि आप अब पिछड़ी जाति के, या जिसको कहते हैं निचली जाति के व्यक्ति नहीं है,
आप लगातार सांसद हैं, मंत्री हैं, या मीरा कुमार जी फॉरेन सर्विस में रहते हुए रिजर्वेशन कोटा में रही, जिन परिवारों को एक बार आरक्षण का लाभ मिल जाए उन परिवारों का आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। ये कोई छोटा बिंदु है, समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन इससे पीड़ा ये होती है कि आप कहते तो ये है कि साहब जो भी त्यागी जी कह रहे हैं कि उनको सत्ता में हक मिलना चाहिए, पर वो हक सिमटकर थोड़े लोगों के हाथ में रह जाता है, बाकी लोगों तक वो नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए जरूरी है कि जिनको एक बार रिजर्वेशन मिल जाए उस परिवार में दोबारा रिजर्वेशन नहीं हो, चाहे वो जनरल क्लास की। मैं चाहूंगा कि केसी त्यागी साहब और विनीत नारायण सर को जरूर अपने हाथों से भेंट करूं। थोड़ा जोश दिखाइए, जोरदार तालियां एक बार।